नमस्कार है, जय हिंद है। सो आइडली देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस विच वर कमिंग रिलेटेड टू मार्केट्स कि मार्केट का क्या लगता है, मार्केट क्रैश कर जाएगी, एंड कई तरह के ऐसे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। एंड देन देयर वर सर्टन एप्रीहेंशंस कि इसके ऊपर थोड़े इनपुट्स के बारे में अगर ऑडियो दे पाएँ तो बढ़िया रहेगा। ऑल्दो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी हैव ऑल्सो started a series on YouTube by the name of financial planning and portfolio building के ऊपर सीरीज़ है, ताकि उसमें I'll be explaining about various mistakes, about various misconceptions and about various myths जो रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में डाला जाता है। सो आइडली क्या नहीं करना चाहिए हमें, मैंने उस सीरीज़ में कोशिश है कि मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बट देन क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए अगर आप मार्केट्स में लेट अस से इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे इक्विटीज़ में, या मार्केट्स को समझने का शौक़ रखते हैं, तो बेटर है कि हमारा एक इनिशिएटिव है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज, जो कि आप ऐप में ही अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सारी डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप YouTube पे भी जाके अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज बाय अमन चुग करके अगर आप डालेंगे तो उसमें एक छोटी वीडियो है जिसको हम बोलते हैं अबाउट पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज, एंड एक सेकंड वीडियो है जिसमें डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहिए। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ मे बी मैं यूँ कहूँगा कि हमारा रियल एस्टेट भी, हमारा गोल्ड भी, हमारा म्यूचुअल फंड भी, हमारा इक्विटीज़ भी, एंड उसमें कई तरह की साइकोलॉजी मैंने शेयर करी है कि कैसे पोर्टफोलियो हमें रॉबस्ट बनाना चाहिए, कीपिंग इन व्यू द रिस्क मैनेजमेंट साइड पे, स्पेशली शार्प रेशो को मेंटेन करते हुए, अल्फ़ा को मेंटेन करते हुए, वगैरह वगैरह। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो 2 बेसिक वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे अमन चुग CA चैनल पे, या आप सिंपल भी टाइप करेंगे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज बाय अमन चुग करके, तो एक पार्ट 1 है वीडियो का, एक पार्ट 2 है। मतलब पार्ट 1 मतलब वो आइडली एक छोटी वीडियो है और एक बड़ी वीडियो है। अदरवाइज़ आप ऐप पे जाएंगे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज, तो वहाँ पे सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको होपफुली वीडियोस एंड पूरा कंटेंट जो है वो बहुत पैशनेटली वो कंटेंट लिखा है, तो आप इसको एक बार उसको रीड करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। सो फिर भी मैंने सोचा चलो कुछ 1-2 ऑडियोज़ ऐप पे डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि कई लोगों के लिए और बेनिफिशियल भी हो जाए एडिशनली, एंड साथ में गोइंग फॉरवर्ड कई और हमारे नेटवर्क मेंबर्स भी ऐड होंगे, तो वो भी एज अ फ्यूचर रेफरेंस ऐप के अंदर ये वाली ऑडियोज़ को सुन पाएंगे। सो मैं आज फ़िलहाल एक ही ऑडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड मेरे दिमाग में 2-3 ऑडियोज़ और भी हैं जो कि मैं आने वाले कुछ दिनों में डालने की कोशिश करूँगा। प्रेफरेबली कोशिश करूँगा कि मैं बिफोर बजट ही डालने की कोशिश करूँ अगले 2-3 दिन में। सो सबसे पहले इस ऑडियो में मैं यूँ जिक्र करना चाहता हूँ कि मैंने कई बार रिपीटेडली रिपीट किया है कि मार्केट्स जो 2020 से लेके 21 में जो रैली करी हैं, वो ओवरऑल सारी अंडरलाइंस में रैली हुई है। सो शेयर मार्केट में भी हमने एक्सेसिव रैली देखी, बॉन्ड्स मार्केट में देखी, गोल्ड मार्केट में देखी, रियल एस्टेट में देखी, एंड इसका एक ही रीज़न है, वो है ड्यू टू एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी जो वर्ल्ड के फाइनेंशियल जो मार्केट्स में पंप हुआ है। यानी कि हालांकि एक इनडायरेक्ट फिगर कहती है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी मिला के जो वर्ल्ड में पूरा स्टिमुलस पंप हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली $32 ट्रिलियन का पंप हुआ है। $90 ट्रिलियन की GDP, और सोचो $32 ट्रिलियन का लिक्विडिटी पंप हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। एंड सो इसका मतलब ये है कि जितनी भी रैली हुई हैं, जितने भी एसेट क्लासेस में, उसका जो क्रेडिट है, उसका जो श्रेय है, दैट स्ट्रेट अवे गोज टू द लिक्विडिटी बीन पम्प्ड। एंड सो डेफिनेटली ये जो सेंट्रल बैंक्स ने इतनी लिक्विडिटी पंप इन करी, दैट वाज सो दैट द मार्केट्स डू नॉट क्रैश, एंड मार्केट्स को क्रैश होने से बचाने की कोशिश भी थी, मगर इतनी लिक्विडिटी पंप कर दी कि अल्टीमेटली मार्केट्स वहाँ से बढ़नी शुरू हो गई, और मार्केट्स बढ़ते बढ़ते एक ऑल टाइम हाइज लगा दिए हर जगह डिस्पाइट द कोविड पैंडमिक। एंड इन जो इस तरह के जो बुल रन होते हैं ना, जब मार्केट ऐसे रैली करती है, तो मार्केट में हर तरह का आदमी एक्सपर्ट बन जाता है। यानी कि मीडिया चैनल में जो लोग आते हैं वो तो एक्सपर्ट्स हैं ही, जो कहते ही हैं, और फिर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे भी हर आदमी एक्सपर्ट बन जाता है, हर कोई अपना चैनल खोल लेता है।
फिर कई व्हाट्सएप ग्रुप्स और कई टेलीग्राम चैनल्स खुल जाते हैं, फिर कई कंसल्टेंट्स बन जाते हैं, या कई ब्रोकिंग हाउसेस या कई बैंकर्स इन टर्म्स ऑफ वो व्यू शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हर कोई आदमी एक्सपर्ट बन जाता है। एंड दिस इज व्हाट हैड हैपेंड इन 2004-2008 ऑल्सो। सो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि 2004-08 को कोरिलेट करते हुए 2021 के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि 1992 में हमारा जो सेंसेक्स था वो एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली 5000 पे था और 2004 में अप्रॉक्सीमेटली 6000 पे था, यानी कि 12 साल या 11 साल में 20% का रिटर्न आया, यानी कि एवरेज रिटर्न एनुअली 1.5% आया। बट ऑब्वियसली ये तो अब आप समझ गए होंगे कि जब इतना कम परसेंटेज रिटर्न आया तो उस ज़माने में किसी भी आदमी ने अगर मार्केट्स में पैसा लगाया हुआ था तो उसने नॉलेज के कारण नहीं लगाया था, उतनी समझ तो खैर होती भी नहीं थी, मगर शायद इसलिए लगाया था कि चलो लगा के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं वगैरह टाइप्स। एंड वन फाइन डे क्या हुआ कि 2003 नवंबर में हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया कि आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियन बॉन्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि हमने पहली बार इंडियन मार्केट्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर दी। 1991 में हमने पहली बार अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, मगर 2003 नवंबर में हमने पहली बार अपनी मार्केट्स को ओपन किया, एंड जिसके कारण बाहर के इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में पैसा लेकर आए, बिकॉज इंडिया एक तरह से हाई यील्ड करेंसी है, हाई इंटरेस्टेड करेंसी है, एंड डेवलपिंग नेशन, इमर्जिंग नेशन, प्रॉमिसिंग नेशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत हाई है, आप सब समझते ही हैं। और साथ में कई तरह का जो पैसा बाहर पार्क्ड था इन द फॉर्म ऑफ स्विस बैंक्स एंड एक्सेट्रा, तो वो सारा पैसा इन द फॉर्म ऑफ पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स के तहत हिंदुस्तान में वापस आ गया। बट ऑब्वियसली मार्केट पहली बार खुली, अब बार बार तो खोलेंगे नहीं, तो इतना मैसिव बूम आया कि सेंसेक्स जो था वो 6000 से ऑलमोस्ट 22,500 2008 जनवरी तक पहुंच गया, यानी कि 400% का रिटर्न हमने 4 साल में देखा। अब इसको साइकोलॉजी समझते हैं कि जब बॉटम से मार्केट बढ़ती है ना, तो फर्स्ट 30% जो रैली का होता है, यानी कि आप समझो 6000 से जो 22,500 की रैली, तो समझो 16,000 पॉइंट्स की रैली, तो 16,000 पॉइंट्स की रैली में आप समझो कि जो 30% रैली है, यानी कि 5,000 जो पॉइंट्स है, यानी कि समझो 6,000 से जो 11,000 सेंसेक्स गया, यहाँ पे मैं सेंसेक्स के पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ, तो 6,000 सेंसेक्स के लेवल से जब 11,000 सेंसेक्स गया, तो बट ऑब्वियस है ऐसे सेंसेक्स के लेवल में रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली जंप नहीं करता। इसी को मैं कोरिलेट करता हूँ इन द रीसेंट टाइम्स ऑल्सो। 2021 में जो बॉटम लगा कोविड क्राइसिस के कारण, निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 8,000 तक चली गई थी। याद रहे मैं 2004-08 को सेंसेक्स के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ और 2021 को निफ्टी के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ, ताकि दोनों का कोरिलेशन हो जाएगा, दोनों ब्रॉड इंडेक्सेस जो हमारे हिंदुस्तान में चलता है। सो 2021 में जब 2020 मार्च या अप्रैल में जब मार्केट टूटी और हमारी जो निफ्टी थी वो ऑलमोस्ट 8,000 तक आ गई, जो कि अभी रिसेंटली हाई लगाया 18,600 का, तो आप समझो 10,000 पॉइंट्स का जो रैली है, तो 10,000 पॉइंट्स का आप 30% मान लो, तो यानी 3,000 पॉइंट्स, यानी कि 8,000 निफ्टी से जो 11,000 निफ्टी गई, उसमें रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली पैसा नहीं लगाता। पता है क्यों? क्योंकि रीज़न ये होता है कि उस टाइम पे वो इतना डरा होता है, वो इतना घबराया होता है कि उसको लगता है कि ये जो भी राइज हो रही है ना मार्केट में, ये कायदे से मेरे को फंसाने के लिए हो रही है, मेरे को फांसने के लिए हो रही है, और ये मार्केट और क्रैश करेगी, इसलिए वो मार्केट में घुसता ही नहीं है। इनफैक्ट उस टाइम पे जब मार्केट क्रैश हुई होती है, यानी कि 8,000 का जब निफ्टी था, उस टाइम पे मार्केट में इतने तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इतने तरह के मीडिया चैनल पे ज्ञान होता है कि सब कुछ क्रैश होने वाला है, या आर्टिकल्स भी यही बता रहे होते हैं कि सब कुछ क्रैश होने वाला है, जिसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कोसों दूर रहता है और उसको लगता है कि कोई भी मार्केट जो ये बढ़ रही है, ये सब मेरे को डराने के लिए, ये सब मेरे को फांसने के लिए है, फंसाने के लिए, डराने के लिए नहीं, फंसाने के लिए है। और इसलिए वो कभी भी फर्स्ट 30% जो रैली होती है उसमें नहीं आता, जब बॉटम से मार्केट उठनी शुरू होती है। बट वैसे आप ये समझ सकते हैं कि फिर उस टाइम पे बायर कौन होता है? भाई बायर वही
जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग, मतलब आप इंस्टीट्यूशनल लोग कह सकते हो, या बड़े बड़े स्पेकुलेटर्स कह सकते हो, या बड़े बड़े अमीर जो आप समझ सकते हैं, या बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस के जो बैरन्स हैं, वो सब उस टाइम पे खरीद रहे होते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब नेक्स्ट 30% फर्दर रैली आती है, यानी कि जब समझो 11,000 निफ्टी से जब 14,000 निफ्टी गया, तो वो जो रैली होती है उसमें रिटेल इन्वेस्टर की हिम्मत तो बंधती है, मगर वो कहता है यार बड़ा लेट हो गया यार मैं, यानी कि द मार्केट्स हैज ऑलरेडी रिजन, मार्केट्स हैव ऑलरेडी रैलीड, तो मैं कहीं ये पीक पे फंस ना जाऊं, तो इसलिए वो नॉर्मली इस तरह की जो नेक्स्ट 30% रैली होती है उसमें वो हाथ लगाते हुए डरता है और वो वेट करता है कि एक बार मार्केट गिर जाए ना तो मज़ा आ जाए, तो यानी कि मार्केट गिर जाए तो मैं पक्का खरीद लूँगा। अब बट ऑब्वियस है, मार्केट गिरने के लिए थोड़ा ना बढ़ रही है भाई। जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने, बड़े बड़े मीडिया बैरन्स ने, बड़े बड़े लोगों ने, स्पेकुलेटर्स ने जब मार्केट में ख़रीदा था बॉटम पे, वो यहाँ पे थोड़ा निकलना चाहेंगे, तो इसलिए यहाँ से मार्केट फर्दर और बढ़ रही होती है। और रिटेल इन्वेस्टर अभी भी यही वेट कर रहा होता है कि थोड़ा सा फॉल होगा तो मैं पक्का लगाऊंगा। फिर उसके बाद, यानी कि इसका मतलब ये, अगर लाइव मैं समझाऊं तो 11,000 से 14,000 का जब निफ्टी बढ़ा तो तब मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो डरे होते हैं, वो नॉर्मली उस रैली में भी नहीं लगाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट 30% ऑफ रैली, यानी कि 14,000 से 17,000 तक की जो निफ्टी की रैली थी, उसमें क्या होता है, अब मीडिया में या सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल पे बड़े बड़े लोग आते हैं, या हर आदमी एक्सपर्ट बन जाता है और वो कहता है ये शेयर ले लो, ये मार्केट ऑल टाइम हाई, मार्केट और बढ़ेगी, मार्केट यहाँ से और फ्लरिश करेगी, यानी कि सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, निफ्टी 30,000 हो जाएगी, अगले 3 महीने में हो जाएगी, अगले 6 महीने में हो जाएगी। तो रिटेल इन्वेस्टर वो सारे मीडिया चैनल्स देख के बड़ा प्रोवोक होता है और उसको लगता है यार मैं तो बहुत लंबी मार्केट में मिस कर दी बस, तो अब मेरे को तो पक्का घुसना चाहिए। और उस टाइम पे हर आर्टिकल्स में ये लिखा होता है कि अब यहाँ से मार्केट और फर्दर बढ़ती हुई दिखती है, सब गुडी गुडी होता है, रिसर्च रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं, तो हर रिसर्च रिपोर्ट भी यही कह रही होती है कि देखो और मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट बढ़ेगी वगैरह वगैरह। तो इस केस में क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो अभी तक वेट कर रहा होता है, वो टॉप का जो 30% की जो रैली होती है ना, उसमें फिर वो धीरे धीरे करके घुसना शुरू होता है। डिपेंड करता है कि कौन आदमी 15,000 निफ्टी में घुसेगा, कौन 16,000 निफ्टी में घुसेगा और कौन 17,000 निफ्टी में घुसेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना समझदार है, कौन कितना रिस्क लेने को चाहता है वगैरह वगैरह। अब आखिरी का जो 10% की रैली जो रह जाती है ना, उसमें जो सबसे आखिरी वाला जो रिटेल आदमी होता है ना, ये जो किस्मत अपनी चमकाने के लिए आया होता है, इसने कभी मार्केट समझी नहीं होती, मार्केट देखी भी नहीं होती, खैर समझी तो उन्होंने भी नहीं होती जो पहले लगे, पहले जो रिटेल इन्वेस्टर्स घुसे, मगर ये तो वो हैं जो नए नए लोग हैं, जो मतलब वाओ अच्छा मार्केट में इतना रिटर्न होता है, तो इनको लगता है कि सारे बैंक अकाउंट खाली कर दो, सारे लोन भी ले लो और सब पैसा उठा के मार्केट में डाल दो, सारी सैलरी मार्केट में डाल दो। तो ये वो लोग होते हैं जो सबसे रिटेल के भी रिटेल होते हैं। और ये आखिरी के 10% रैली में, यानी कि पीक जब होता है मार्केट का, यानी जब निफ्टी 17,000 से 18,500 की रेंज में होती है, तो वहाँ पे ये भाई साहब घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सब डीमैट अकाउंट खोल रहे होते हैं। एंड ऐसा ही वो 2004 से 2008 के ज़माने में हुआ, जब सेंसेक्स, मैं सेंसेक्स की फिगर्स के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ, 6,000 से जब सेंसेक्स 11,000 तक गया, तो कोई रिटेल इन्वेस्टर कहाँ, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर 11,000 सेंसेक्स से जब 16,000 गया, तो रिटेल इन्वेस्टर को लगा यार ये तो हमने बहुत ज़्यादा रैली मिस कर दी, तो अब ना थोड़ा क्रैश होएगा ना तो पक्का लगाएंगे। और अब यकीन मानिए जब 16,000 या 17,000 सेंसेक्स हुआ ना, अंदाज़न सितंबर 2007 के आसपास, तो हर मीडिया चैनल पे सिर्फ यही बातें हो रही थी कि भैया आ जाओ, मार्केट तो बस ऊपर और बहुत बढ़िया बढ़ेगी। तो उस ज़माने में रिटेल इन्वेस्टर ने लगाना शुरू किया, यानी कि 17,000 जब सेंसेक्स था तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगाना शुरू किया। अब डिपेंड करता है कौन 17,000 में घुसा, कौन 18,000 में घुसा, कौन 19,000 में घुसा। एंड करते करते नवंबर दिसंबर के आसपास जो आखिरी वाले जो जुम्मा नए वाले इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनको कुछ पता ही नहीं होता, खैर पता तो पहले वालों को भी नहीं था, मगर ये वो होते हैं जो सब कुछ मतलब न्यू इन्वेस्टर्स, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स या जो यंग होता है, यूथ लोग होते हैं, ये आखिरी मोमेंट में फिर वो घुसने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब नवंबर दिसंबर में जब सेंसेक्स ऑलमोस्ट 20,000 हो गया और जनवरी में जब 22,500 हुआ,
तो ये सारे वो लोग थे जिन्होंने रिलायंस पावर का IPO लगाने के लिए डीमेट अकाउंट के 500 रुपये दिए। और क्या होता है कि आखिरी 10% में जब ये रिटेल इन्वेस्टर्स आखिरी वाले घुसते हैं, तो उसके बाद उस टाइम पे सारे मीडिया चैनल्स में यही कहा जा रहा होता है कि बस यहाँ से तो सेंसेक्स ये पहुँच जाएगा, निफ्टी यहाँ पहुँच जाएगा। और हर आदमी एक्सपर्ट हुआ होता है, हर आदमी मतलब यानी कि हर सोशल मीडिया, हर मीडिया चैनल, हर कंसल्टेंट, हर ब्रोकर, हर बैंकर भाई साहब ज्ञान दे रहा होता है मार्केट की। भाई साहब मार्केट तो बस टॉप बन गया मतलब और टॉप पे जाएगी। टॉप बन गई नहीं क्या, टॉप और जाएगा, यानी हर कोई एक्सटेंडेड टॉप बता रहा होता है। अब जब ऐसा हो रहा होता है ना, तो वहां पे जब रिटेल इन्वेस्टर घुसता है, तो जो बड़े बड़े लोग थे ना जिन्होंने बॉटम पे खरीदा था, अब वो बेच रहे होते हैं। और जैसे ही वो बेच रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके मार्केट जो है ना टूटती है। और पता है कैसे टूटती है? 3, 4, 5 दिन में ही 10% टूट जाती है, 15% टूट जाती है। और यकीन मानिए 10% टूटने का मतलब सिर्फ मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जो स्टॉक्स होते हैं ना, स्टॉक्स तो 20-30% टूट जाते हैं। क्योंकि जैसे समझो निफ्टी को अगर 5% तोड़ूं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स को मैं 20-30% तोड़ सकता हूं। कभी ऑटो के तोड़ दूं, कभी IT वालों को तोड़ दूं, वगैरह वगैरह करके। तो आप सोचो जो आखिरी में जो रिटेल इन्वेस्टर्स घुसे होंगे, उनका तो कॉस्ट ऑफ जो बाइंग होगा ना, वो एक्चुअली उससे नीचे की तरफ मार्केट खड़ी होगी, तो वो तो नेट लॉस में खड़े होंगे। तो नेट लॉस में खड़ने वाले जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो आखिरी में घुसे होते हैं, तो ये पता क्या बन जाते हैं? ये फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाय चॉइस नहीं बनते, बाय कंपल्शन बनते हैं। या ये जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, इनको एक और आपने कहता हुआ सुना होगा, जैसे ही मार्केट 5-10% टूटती है, नहीं कहते और एवरेज कर लेता हूँ। तो ये पता क्या करते हैं? पहली 10% जब मार्केट टूटती है तो एवरेज कर लेते हैं, फिर 20% टूटती है फिर और एवरेज कर लेते हैं, फिर 30% टूटती है फिर और एवरेज कर लेते हैं। मार्केट नहीं, मतलब उनके जो शेयर्स होते हैं। और यकीन मानिए जो 20-30% जो शेयर्स टूटने होते हैं ना, वो तो सिर्फ ब्रॉडली निफ्टी और सेंसेक्स तो सिर्फ 5-10% ही टूटा होता है, मगर शेयर्स 20-30% टूटे होते हैं। और ये 3 बार एवरेज करके बैठ चुके होते हैं, और अभी भी मार्केट रुकती नहीं है गिरना, और ये फिर परेशान हो जाते हैं। तो ये एवरेज करने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के ऊपर ना मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, यूट्यूब पे डाल रखी हैं, अमनचुक CA चैनल पे। यूट्यूब पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बाय अमनचुक करेंगे तो मिल जाएगा, या वैसे यूट्यूब पे करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बाय अमनचुक तो आपको मिल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली वो 2-3 वीडियोस जरूर देखें, तो अल्टीमेटली आपको थोड़ा रियलाइज होएगा कि कैसे लॉन्ग टर्म की कहानी हमारे दिमाग में डाली गई है, कैसे एवरेज करते करते हमें एवरेज कर दिया जाता है। एंड क्या होता है कि नॉर्मली जब ये मार्केट्स ऐसी पीक बन जाते हैं ना, जैसे 20-21 की पीक बन गई, तो जितने भी लोग थे जिन्होंने पीक पे पैसा लगाया था 2007-8 में, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए थे, जो एवरेज कर करके थक गए थे, परेशान हो गए थे, आप यकीन मानिए वो 2008 से लेके 2019 तक लॉन्ग टर्म बने रहे। कोई खास रिटर्न नहीं था उनके शेयर्स के पोर्टफोलियो में, कोई खास रिटर्न नहीं था उनके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। म्यूचुअल फंड का बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड जो है ना, 8-9% रिटर्न दे रहा था, और वो भी स्टार मार के रिटर्न वो ज़्यादा दिखाते होंगे, मगर असली में अगर आप देखो 8-9% रिटर्न था, और अल्फा तो जनरेट होता ही नहीं था। और अल्फा में मेरा मुंह ना ही खुलवाओ, क्योंकि अल्फा भी अब कई तरह के बेंचमार्क को यूज़ करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर भी मैंने एक आधी वीडियो डाल रखी है, आप को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यूट्यूब पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बाय अमनचुक करके डालेंगे तो वो भी आप एक बार देख लेना, थोड़ा और फंडा क्लियर हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जितने भी लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए खड़े हुए थे ना, 2008 से लेकर 2019 में जो फंसे हुए थे पीक पे, जो रिटेल इन्वेस्टर, उनके पाप धुल गए, क्योंकि 20-21 में सारे घोड़े गधे चल पड़े, तो इसलिए उनको प्रॉफिट्स हो गए। अब पॉइंट है, यानी कि प्रॉफिट्स इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट थे, या बहुत नॉलेज थी, या उनके कंसल्टेंट ने उनको गाइड किया, या उनका ब्रोकर या बैंकर या रिलेशनशिप मैनेजर ना। ये तो सारा श्रेय किसको जाता है? मार्केट को जाता है। किसी भी यूट्यूब चैनल के एक्सपर्ट, या किसी भी मीडिया चैनल के एक्सपर्ट, या किसी भी ब्रोकर या सब ब्रोकर या बैंकर या कंसल्टेंट, किसी को भी इसका श्रेय नहीं जाता। तो अल्टीमेटली शुक्र मनाओ कि ये इतने इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म से खड़े हुए थे ना 2008 से 2019, समझो इतनी भीड़ खड़ी हुई थी दरवाजे के बाहर, दरवाजा खुल गया, होए होए इतनी भीड़ उस दरवाजे में तर गई, मतलब उनकी किस्मत चमक गई, उनके जो पुराने शेयर्स थे उसमें प्रॉफिट आ गया। मगर क्या है ना, आ गया के कारण उनको लगा कि ये तो पता नहीं और बढ़ती चली जाएगी, तो कई लोग उनमें से और क्या होंगे, उन्होंने प्रॉफिट भी नहीं बुक करे होंगे, उनको लगता है कि तो और बढ़ेगी। या इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने और पैसा लगा दिया होगा, यानी प्रॉफिट बुक ही नहीं करे होंगे,
अब इनको ना मार्केट में पक्का परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि अब दोबारा लिक्विडिटी जो इतनी पंप करी गई, अब लिक्विडिटी को विड्रॉ किया जाएगा। अब लिक्विडिटी को विड्रॉ तो पक्का किया जाएगा, तो अगर पक्का किया जाएगा तो यहाँ से फिर दोबारा मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी। और वॉलेटाइल कैसे हो जाएगी? सेम वैसी हो जाएगी जैसे 2008 से 2019 की मार्केट थी। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे आप ब्लाइंड पैसा मत लगाइए, और अगर लगा के फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो काइंडली अपने आप को थोड़ा नॉलेजेबल बनाइए। क्योंकि अगर आप नॉलेजेबल नहीं होंगे ना, तो ये सारे सोशल मीडिया चैनल्स और ये एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, या व्हाट्सएप ग्रुप्स या टेलीग्राम ग्रुप्स, या हर आदमी जो एक्सपर्ट बन के टिप्स दे रहा है, ये भाई साहब बड़ा परेशान करेगा आपको आने वाले समय में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका सीखने का मन करता है तो आप जेन्युइनली सीखो, चाहे कहीं से भी सीखो, बट जेन्युइन सीखो। हाँ, बट वैसे सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई किताबें खरीद लो सीखने के लिए। किताबों से कभी कोई सीख नहीं सकता। या कोई आप समझो फ्री का कोई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होएगा। या कोई आप समझो मीडिया चैनल पे जो शेयर्स आते हैं उसके बेसिस पे आप कहो कि यही शेयर्स खरीद लो, तो भाई उससे तो लॉस ही होएगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया पूरी कहानी कि आपको फंसाया जाता है जब पीक पे, जब उन्होंने निकलना होता है। तो जब वो सारे निकल रहे होते हैं, आप सब फंस रहे होते हैं। एंड बट ऑब्वियसली कोई ऐसा जो कोर्स होते हैं, कई लोग कोर्सेज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, ऐसे कोई कोर्सेज का फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि कोर्सेज अच्छे होते हैं, मैं उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, नॉलेज बढ़ती है, मगर 10-15 दिन के कोर्सेज के बाद फिर हैंड होल्डिंग तो होती नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। हाँ, बट ऑब्वियसली किसी को आपका मन करता है, आप में से किसी का, तो आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स मोर ऑफ अ हैंड होल्डिंग प्रोसेस, ताकि आप धीरे धीरे करके मार्केट्स को समझना सीखें अगर आपको शौक है तो। एंड मे बी धीरे धीरे करके जैसे हम पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड करते हैं, पोर्टफोलियो को डेवलप करते हैं, शायद आप भी इसी बहाने कुछ कुछ सीखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बट ये तो पक्का है कि अगर आप बिना सीखे समझे इस मार्केट में किसी के कहने के कारण मार्केट में पैसा लगाना चाहेंगे या लगा रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपकी परेशानियां वैसे ही होने वाली हैं जैसे 2008 से 2019 में थी। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा कि अभी मार्केट्स में फिर दोबारा आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे कि सब क्रैश हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। और अब मैं इस पर क्या कमेंट करूँ। अब इस मार्केट को जियोगे, देखोगे, समझोगे तो साथ साथ मज़ा आएगा। तो आई होप आप मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर समझ पाएंगे। मैं एक दो और जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑडियोज़ हैं, या जो आपके एक दो और सवाल हैं, मैं उसके ऊपर भी ऑडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा एंड ऐप पे डालने की कोशिश करूँगा। तो आप यही नॉलेज बेस्ड सेक्शन में आप ये ऐप को एक्सेस करते रहिए। इसमें मैं कुछ ना कुछ और भी चीज़ें डालता रहता हूँ। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मार्केट्स में नेकेड मत रहिए, मार्केट्स में बिना नॉलेज मत पंगा लीजिए, मार्केट्स में किसी और के कहने के कारण मत पंगा लीजिए। मार्केट्स में रियल सेंस में नॉलेज लीजिए। बाई चांस अगर आपका मन है रियल सेंस में नॉलेज लेने का, तो यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस ओवर पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज, जो कि मैंने आपको बताया कि ऐप में पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज का एक सेक्शन है। वहाँ पे क्लिक करके एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, एक बार वीडियोस देख लो, समझ आता है, मन करता है तो 3 से 6 महीने जुड़ के देख लो। फ़ायदा होगा तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं फ़ायदा होएगा तो डिसकंटिन्यू कर लेना। एटलीस्ट पैसा गंवाने से तो बच जाओगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।